प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कई दिनों से आपको कक्षा 8 विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी कड़ी में मैंने आपको कल तक पढ़ाया था सिंचाई। लगातार एक निश्चित अंतराल के पश्चात खेत की फसल को पानी पिलाना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई दो प्रकार के होते हैं तरीके वाली, एक परंपरागत तरीके। परंपरागत तरीके में मैंने आप सभी को बताया कि जैसे मोट है, जिसको हम गिरनी कहते हैं, अरट है, नेट है, ढेगी है, और ये परंपरागत तरीकों में मैंने आपको समझाया था। इसी के साथ ही मैं आपको आधुनिक तरीकों के बारे में बता रहा था। आधुनिक तरीके भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे डीजल पंप है, मोटर, विद्युत मोटर, सौर पंप के द्वारा या क्या नाम से विद्युत के इस तरह से लगा करके, या आजकल बायोगैस वाले पंप लगा दिए गए हैं। इस तरह की स्थिति के द्वारा डायरेक्ट खेत में दोहरे के माध्यम से एक पंक्ति नुमा क्यारियां बना करके उसमें सिंचाई की जाती है। ये तो वहाँ होता है जहाँ पर्याप्त पानी होता है, परंतु कुछ एक स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पानी का अभाव होता है। ऐसे अभाव वाले स्थानों पर जो आज की आधुनिकतम विधि है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप तंत्र बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। मैंने कल आपको स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बता दिया था कि इसमें एक ऊर्ध्व पाइप होता है, उसके ऊपर एक नोजल लगा रहता है घूमने वाला, और घूमने वाला नोजल घूम घूम करके क्या करता है, पानी के फव्वारे को बरसात की भांति फसल पर गिराता है, जिससे न तो भूमि का कटाव होता है, न ज़्यादा मात्रा में पानी बर्बाद होता है, और आसानी से कम श्रम में ही अधिक सिंचाई हो जाती है। यहाँ पानी की कम उपलब्धता के आधार पर सिंचाई की जाती है। ढलवा भूमि होती है, समतल भूमि नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर ड्रिप क्या नाम से वो स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत लाभदायक होता है। अब मैं आज आपको ड्रिप तंत्र के बारे में बताऊँ। ड्रिप तंत्र से तात्पर्य देखिए। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि इस विधि में जल को बूंद बूंद करके और पादप की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जो भी पौधा है उसकी जड़ों तक इसे बूंद बूंद के रूप में पहुंचा देते हैं। बूंद बूंद के रूप में पहुंचाने के कारण इसका नाम क्या हो गया, ड्रिप। फलदार जो पेड़ होते हैं, फलदार पेड़ों के जो बगीचे होते हैं या जिन पे जहां पौधे लगे हुए होते हैं फलदार, उन वृक्षों को पानी देने का एक बहुत ही सर्वोत्तम तरीका है ड्रिप तंत्र। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके पानी प्राप्त होता रहता है। जितनी पौधे की आवश्यकता होती है पौधा उतना पानी सोखता रहता है, जल की बर्बादी नहीं होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल ज्यादा नहीं उड़ता है, और पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छी विधि है। तो मैं आज आपको ड्रिप तंत्र के बारे में लिखिए। ड्रिप तंत्र ड्रिप तंत्र में मैं आपको बता रहा हूं, इस विधि में जल को बूंद बूंद करके पहुंचाएंगे। इस विधि में जल को बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों तक क्या किया जाता है, गिराते हैं। पहुंचाया जाता है। ज्यादातर जो ड्रिप तंत्र है, मैंने आपको बताया था कि फलदार पौधे होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा ही लाभदायक होती है। कौन से पौधों में? फलदार पौधों में बहुत ज्यादा
लाभदायक। बूंद बूंद गिरने के कारण ही इसका नाम ड्रिप तंत्र है। बूंद बूंद कर जल के गिरने के कारण इसे डीप ड्रिप तंत्र कहते हैं। जैसे व्यक्ति के बीमार होने पर उसे ग्लूकोज लगाया जाता है और उसमें बूंद बूंद करके ग्लूकोज की मात्रा नली के माध्यम से हमारी किसी सिरा के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है, उसी प्रकार से इसमें बूंद बूंद करके पानी को डालते हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? ड्रिप तंत्र रख दिया है। फलदार पौधे और बगीचों फलदार पौधे फलों के ही बगीचे, किसके बगीचे? फलदार पौधों, बगीचों एवं ऐसे वृक्ष जो मूल्यवान होते हैं, वृक्षों को सिंचित करने की यह एक सर्वोत्तम विधि है। एक सर्वोत्तम विधि है। इस विधि के द्वारा जल की व्यर्थ बर्बादी नहीं होती है। पौधे को अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी मिलता रहता है। पौधे को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या होता रहता है? पानी प्राप्त होता रहता है। जल बिल्कुल प्राप्त नहीं रहता। और जहाँ जल की कमी वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए तो ये विधि एक तरह से वरदान साबित है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में यह विधि एक वरदान साबित हुई। इसकी क्या है? इसके लिए पहले एक बड़ा सा टैंक बनवा देते हैं। उस टैंक में क्या भर दिया जाता है? पानी भर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा टैंक बनवा दिया ये, और ये पानी का टैंक बनवा रखा है बड़ा सा, इस तरह से ये बड़ा सा पानी का टैंक है। और यहाँ से मेन पाइप लाइन हो देती है, जैसे उस मेन पाइप लाइन को ले जा करके और भूमि में इस तरह से लगा दिया जाता है। इस तरह से पाइप जुड़े रहते हैं। और यहाँ जैसे फलदार पेड़ हैं जगह जगह, तो यहाँ से क्या है कि बूंद बूंद पानी की जो जड़ें हैं उन जड़ों में क्या होता रहता है? इन जड़ों में टपकता
जैसे इधर यहाँ फलदार पेड़ है तो इसकी जड़ों में यहाँ ये जो जड़ें हैं बूंद बूंद करके पानी यहाँ आता रहेगा। इसमें जगह जगह इस तरह के क्या होते हैं, छेद होते हैं। इन छेदों में से होकर के इस तरह से पानी यहाँ इनको प्राप्त होता रहता है। इसी तरह से इसको आगे वाली पाइप से जोड़ रखा होता है। यहाँ ये पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में से इसी तरह से फलदार पेड़ों को क्या है बूंद करके पानी प्राप्त होता रहता है। तो इस तरह से नलिका लगी रहती है, इनमें पानी जाता रहता है। इस तरह के सिस्टम में यहाँ पर एक जैसे वाल्व होता है, इस वाल्व को क्या करते हैं घुमा करके बंद कर दिया जाता है या खोल दिया जाता है। तो पानी क्या होता रहता है बूंद के माध्यम से कहाँ तक जाता रहता है, पादप तक जाता रहता है। ये आपका ड्रिप सिस्टम हो गया है, आप इसे लिख लें। देखिए मैं एक बार और बोल करके बता देता हूँ। ड्रिप तंत्र क्या है, इस विधि में जल को बूंद बूंद करके और पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। बूंद बूंद कर जल के गिरने के कारण इसका नाम ड्रिप तंत्र है। फलदार पौधे होते बगीचों और वृक्षों की को सिंचित करने की ये एक सर्वोत्तम विधि है। इस विधि के द्वारा जल की व्यर्थ बर्बादी नहीं होती है। बेकार जैसे हम कर देते हैं, दौरे के बाद जैसे पूरी कैरी कर देते हैं, फसल में उतना पानी पिया नहीं, वाष्प बन करके उड़ गया, तो पानी का नुकसान होगा। तो इसमें बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती। पौधे को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या मिलता रहता है, जल मिलता रहता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में ये विधि एक तरह से वरदान साबित है। यहाँ तक की बात मैं आपको बताता हूँ। अब जब इसके पश्चात सिंचाई हो गई तो अब हमको किस चीज की जरूरत रहेगी, अब हमें खरपतवार से भी पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी है। खरपतवार का मतलब आप जान रहे होंगे। खरपतवार का तात्पर्य होता है कि फसली पादपों के साथ उग आने वाले अनावश्यक ऐसे पादप जो फसली पादपों की वृद्धि में रुकावट डालते हैं, उनके पोषक तत्वों को हड़प कर जाते हैं, उन तक धूप हवा आदि नहीं पहुंचने देते, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार का निराकरण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सर्वोत्तम विधि होती है निराई करना। निराई के समय में हम क्या करते हैं, खुरपी के जो कृषि का उपकरण है, औजार है, उस उपकरण की सहायता से खेत में निराई करते हैं। वर्तमान में जैसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ पर खरीफ की फसल का मौसम चल रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में बुआई हो चुकी है, कुछ एक क्षेत्रों में नहीं हो रही। हमारा पहला काम ये होता है कि जो बाजरे की फसल है उसके साथ अनावश्यक रूप से उगाने वाले पादप जो होते हैं उन्हें हम खरपतवार जैसे दूब है और भी कई प्रकार के नागर मोथा होता है, गाजर घास होती है, ये इस तरह के जो हैं पादप, इनको हम क्या कर देते हैं, खुरपी की सहायता से खोद करके हटा देते हैं। केवल फसली पादप को ही मां के पोषक तत्व मिलने का पूरा लाभ मिल जाता है। इससे फसल क्या करती है, हमारी वृद्धि करती है। हमने जो खेत में खाद डाल रखा है, हमने जो उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, उन सब की मात्रा फसली पादप को प्राप्त हो जाती है, न कि खरपतवार को। इसलिए क्या करना जरूरी होता है, खरपतवार से भी सुरक्षा करना होता है। अब आप सबसे पहले खरपतवार के बारे में लिखेंगे, खरपतवार की परिभाषा लिख लेंगे। ये इसको मैं मिटा देता हूं, आपने या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक है, देखिएगा खरपतवार के निराकरण के लिए बाजारों में बहुत सारे ऐसे रसायन आ रहे हैं जिनका क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो उससे खरपतवार नष्ट हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि भूमि का उपजाऊ पर भी खराब होता है। इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में इन रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए खरपतवार से सुरक्षा, सबसे पहले हम खरपतवार के बारे में जानते हैं। खरपतवार क्या, मैंने इसके लिए आपको परिभाषा लिखवाई है कि भाई खेत में कई अन्य प्रकार के जो पादप, फसली पादपों के साथ जिनको हम अवांछित पादप के रूप में जानते हैं, ऐसे
प्राकृतिक रूप से फसली पादपों के साथ उग जाते हैं। हम थोड़ी उगाते हैं उनको, प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये ऐसे ही अवांछित पौधों को हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। जैसे खेत में कई प्रकार के, देखो कई भाषा, खेत में कई प्रकार के अवांछित पादप प्राकृतिक रूप से फसली पादपों के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। सबसे बड़ी हानि क्या है खरपतवार की? खरपतवार की सबसे बड़ी हानि ये होती है कि ये पादप तक ना पोषक तत्वों को पहुंचने देते, ना जल को पहुंचने देते, ना सूर्य के प्रकाश को पहुंचने देते, जिसके कारण से क्या होता है, फसल की जो वृद्धि है उस पर प्रभाव पड़ जाता है। कई बार ज्यादा बड़ी वाली जो खरपतवार मान लीजिए फसली पादप के साथ रह जाती है, तो कटाई के समय में भी है ना वो प्रॉब्लम डालती है। जैसे आपने बथुआ देखा होगा, कई बार बथुआ के पेड़ है ना गेहूं की फसल के पेड़ के बराबर हो जाते हैं। जब कटाई करते हैं तो बथुआ भी उसके साथ साथ कटता है। जब थ्रेसिंग करते हैं तो सीड्स है ना उनके साथ साथ थ्रेसिंग में भूसे से अलग होकर के और गेहूं के साथ आते हैं। फिर उनको जैसे अनाज को आटे के लिए तैयार किया जाता है तो उनको भटकना पड़ता है। तो कई बार क्या है कि ये जो इस तरह की खरपतवार है वो कई प्रकार की प्रॉब्लम पैदा करती है। और खरपतवार हटाने की सबसे सर्वोत्तम विधि का नाम क्या है? निराई। निराई किसे कहते हैं? अब ये खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या क्या करती है? देखो, खरपतवार से पादप को पर्याप्त मात्रा में जल, पोषक तत्व तथा प्रकाश नहीं मिल पाता है। आपके सामने एक नया प्रश्न बन गया छोटा सा, भाई खरपतवार है ना उससे हानि क्या है? तो खरपतवार से पौधे को पर्याप्त मात्रा में जल, पोषक तत्व और प्रकाश नहीं मिल पाता। फलस्वरूप क्या है? फसली पादप की वृद्धि प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप फसली पादप की वृद्धि प्रभावित हो जाती है। इससे क्या हो जाता है भाई? फसली पादप की वृद्धि है ना जो प्रभावित हो जाती है। अब आपको मैं यहां से सीधे ही खरपतवार हटाने पर लेकर के चलता हूं। आप इसे लिख लें, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। खरपतवार क्या है? खेत में कई प्रकार के अवांछित पादप प्राकृतिक रूप से फसली पादपों के साथ ही हो जाते हैं। हम देखते हैं कि तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार से क्या होता है? खरपतवार से पादप को पर्याप्त मात्रा में जल, भाई सिंचाई होगी तो साथ साथ खरपतवार की भी सिंचाई होगी। पोषक तत्व जो हम उर्वरक खाद आदि डाल रहे हैं तो उसके सारे पोषक तत्वों को पहले खरपतवार भी फसली पादप के साथ साथ खेत रहे तो बड़ा होगा। उस तक प्रकाश नहीं पहुंचने देगा, फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, फसली पादप कमजोर हो जाएगा, खरपतवार बढ़ेगी, फसली पादप की वृद्धि प्रभावित होगी। फसली पादप में से खरपतवार को हटाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है निराई करना। इसे मैं हटा रहा हूं,
आगे बढ़ेंगे। अब निराई क्या है देखो, निराई के बारे में आप जानते हैं कि खेतों में खरपतवार हटाने को हम क्या कहते हैं, फसली पादपों के साथ उगाने वाले पेड़ों को हटाने को हम निराई कहते हैं। निराई खेतों में बहुत ज्यादा आवश्यक है। निराई का कार्य खुरपी और कृषि का जो उपकरण है खुरपी उसकी सहायता से किया जाता है। और आजकल तो हैरो के द्वारा भी करते हैं, हैरो से भी खरपतवार हटाते हैं। पौधों में पुष्पन और बीज बनने की प्रक्रिया से पहले खरपतवार को, जो खरपतवार के पौधे हैं उनको अपने हाथों से बीज करके क्या कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ करके अलग कर देना चाहिए। समय समय पर उन्हें हटाते रहेंगे तो फसली पादप आसानी से क्या करते रहेंगे, वृद्धि करते रहेंगे। खड़ी फसल वाली जो खेत है उसके अंदर ये कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। फसल उगाने से पहले भी हमको खेत में जोत इसीलिए लगाते हैं ताकि खरपतवार उखाड़ करके हटाया जा सके। उखड़े हुए खरपतवार को भी इकट्ठा करके फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि खरपतवार पक करके अपने बीज से फैला करके भूमि को बंजर बनाती है, इससे पहले हमें बहुत लाभ मिल जाता है। ये खरपतवार के पौधे सूख करके मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। पटेले के माध्यम से भी ये कार्य किया जाता है। इसके माध्यम से पटेला है जो खरपतवार को हटाने के लिए काम में आता है। मैं आपको खरपतवार नियंत्रण के दोनों तीनों तरीके लिखवा। खरपतवार पर नियंत्रण करने का पहला तरीका निराई। खरपतवार से सुरक्षा नियंत्रण के तरीके। नियंत्रण के तरीके में पहला तरीका आपका क्या है, निराई। निराई के बारे में लिखो भैया कि खेतों में से खरपतवार, खेतों में से खरपतवार हटाने का कार्य को निराई कहते हैं। इसमें कृषि का कार्य का परंपरागत औजार खुरपी काम में आता है। खुरपी काम आता है। खुरपी आप जानते होंगे इस तरह का एक लकड़ी का हैंडल युक्त होता है और उसके आगे यहां पर इस तरह से गोल आकृति इस तरह का पात्र लगा रहता है लोहे का। यहां से हैंडल को सहायता से पकड़ करके और क्या करते हैं, खुरपी से इसे जमीन से दूर करके खरपतवार को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस तरह का ये खुरपी उपकरण होता है। परंपरागत उपकरण खुरपी काम आता है। खुरपी की सहायता से आजकल हैरो की सहायता से भी खुरपी करने लगे, खेती का काम में खरपतवार को हटा रहे। खुरपी काम आता है। खुरपी की सहायता से खड़ी फसल में खड़ी फसल से खरपतवार को
खोद कर बाहर निकाल देते हैं। समय समय पर खरपतवार हटाना अति आवश्यक है। अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए नंबर 2, जिसको हम पटेली भी कहते हैं, पटेलिया हैरो के द्वारा खरपतवार को हटाना। दूसरा चीज मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, पटेली या हैरो के द्वारा खरपतवार को हटाना। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले या फिर आपने इसे लिख लिया होगा। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। खेतों में से खरपतवार हटाने के कार्य को ढिलाई कहते हैं। इसमें कृषि कार्य का परंपरागत उपकरण खुरपी काम आता है। खुरपी की सहायता से खड़ी फसल से खरपतवार को खोद करके बाहर निकाल देते हैं। समय समय पर खरपतवार हटाना बहुत जरूरी होता है। इससे फसल वृद्धि करती है और हमें ज्यादा लाभ की संभावनाएं रहती है। अब आप लिख लीजिए निराई के बाद में नियंत्रण के तरीके में नंबर 2 पर इसकी सहायता से खरपतवार हटाना, पटेली या हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। पटेली या हैरो के माध्यम से खरपतवार हटाना। देखिए जब फसल को बुआई करते हैं तो बुआई से पहले हल चला करके क्या कर देते हैं, खेत को जोत दिया जाता है। ये कार्य मई और जून के महीने में होता है। जैसे खरीफ की फसल में मई और जून में होता है और रबी की फसल जो होती है उसमें ये कार्य अक्टूबर के महीने में किया जाता है। हल चला देते हैं तो हल चलाते समय क्या होता है, जड़ सहित खरपतवार को उखाड़ दिया जाता है और खेत में फिर क्या करते हैं, पटेला या हैरो नामक जो कंघी जैसा उपकरण होता है उसको खेत में घुमा देते हैं। इससे क्या होता है, उखड़े हुए खरपतवार के जो पेड़ हैं वो पटेले की जो छड़ें होती हैं उनके साथ फंस करके और खेत से बाहर निकल जाते हैं। कल्टीवेटर से भी ऐसे निकाल सकते हैं अपन, लेकिन उसमें कल्टीवेटर में कम निकलते हैं, हैरो के द्वारा ज्यादा निकाल दिया जाता है। तो खरपतवार नाश करने का ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। फसल बुआई से पहले फसल बुआई करने से पहले खेतों में जोत लगाकर उगी हुई खरपतवार को पटेले या इसे हम क्या कहते हैं, हैरो, यह एक कंघी जैसा उपकरण होता है। पटेले या हैरो की सहायता से खेत से बाहर निकालते हैं। जोत लगाने से खरपतवार का पालक
जड़ सहित भर जाता है। खरपतवार पादप जड़ से उभर जाता है, उसे जोतयुक्त खेत में या उस खरपतवार को कंघी जैसे उपकरण हैरों को जोत में घुमाकर हैरों की छड़ों में अटका कर बाहर ले आते हैं। इस तरह से एरो की सहायता से क्या करते हैं, खरपतवार को बाहर निकाल देते हैं। आप इसे लिख लें, फिर मैं आपको रसायनों का उपयोग करूंगा। देखो एक बार इसको बोल देता हूँ। फसल बुआई करने से पहले खेतों में जोत लगा दी जाती है। उगी हुई खरपतवार में पटेल या एरो एक कंघी जैसा उपकरण की सहायता से खेत से बाहर निकालते हैं। जोत लगाने से खरपतवार का जो पादप होता है जड़ से उभर जाता है। उस खरपतवार को कंघी जैसे उपकरण एरो की को जोत में घुमा करके एरो की छड़ों में फंसाकर या अटकाकर खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, खरपतवार का नियंत्रण। अब आजकल रसायनों के माध्यम से भी किया जा रहा है। देखिए रसायन के माध्यम से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे मिटा रहा हूं। तीसरे नंबर पे आ जाइए। जैसे आप रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण, देखिए आप बाजार में देख रहे होंगे बहुत सारे ट्राजीन वगैरह आते हैं, जिनको हम ले जा करके और मिट्टी में मिला करके और छिड़काव कर देते हैं, खाद में मिला करके छिड़काव कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं कि खरपतवार को नियंत्रित कर लेते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए बाजार में 2,4-D यानी 2,4-डाइफिनॉक्सी जैसे कई प्रकार के रसायन बाजार में मौजूद है। इनसे क्या करते हैं कि जब इनका छिड़काव कर दिया जाता है तो फसली पादपों को तो कोई नुकसान नहीं होता, परंतु खरपतवार के जो पौधे हैं ना वो मर जाते हैं। खरपतवार नाशी को पर्याप्त मात्रा में नष्ट करने के लिए इन रसायनों का क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। खरपतवार नाशी 2,4-D है, छिड़काव कर देते हैं, फसलों को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिला करके क्या करते हैं, फुहारा स्प्रिंकलर सिस्टम पीछे वाली जो हैंडल की मशीन मारने वाली होती है उससे भी क्या किया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है। खरपतवार की वृद्धि क्या करती है, समय पर फूल के जो पुष्प फसल के पुष्पन और बीज की क्रिया को बनने की रोक देती है ना। तो इन्हें हटाना बहुत जरूरी होता है। देखिए एक चीज का और ध्यान रखना है, जिस समय हम रसायनों के प्रयोग के द्वारा खरपतवार को नष्ट कर रहे हैं ना, यानी स्प्रे छिड़काव कर रहे हैं, उस समय हमें पूरी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये रसायन फसल को ही खरपतवार को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो प्रयोग करता है ना उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उस समय हमें पूरी तरह से क्या करना जरूरी हो गया, हमारे मुंह को कपड़े से ढकना चाहिए। क्या करके रखना चाहिए, पूरी तरह से हमारे मुंह को कपड़े से ढक करके रखना चाहिए। तो आप इसके बारे में देखिए एक बार खरपतवार नाशी के बारे में। रसायनों
के उपयोग से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। जैसे टूओडी, जैसे खरपतवार नाशी को जल में मिलाकर खरपतवार पर स्प्रे करते हैं, जिससे खरपतवार का पादप मर जाता है, लेकिन असली पादप को कोई नुकसान नहीं होता। स्प्रे करते समय व्यक्ति को मुंह ढककर सावधानी लेनी चाहिए। मुंह में कपड़े से ढककर सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा ये क्या करता है? नुकसान प्रदान करता है। आज मैंने आपको खरपतवार और खरपतवार नियंत्रण सिंचाई के बारे में बताया है। अब आज यही इस पॉइंट को मैं समाप्त कर रहा हूँ। कल आपको थ्रेसिंग के बारे में बताऊंगा। थ्रेसिंग के द्वारा किस प्रकार से हम भूसे से दाने अलग करते हैं, और उसके बाद फिर आपका भंडारण रह जाएगा। आपका कृषि से संबंधित पाठ भी समापन की ओर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।